दोस्तों नमस्कार, मैं जय पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z स्टोरीज में। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसको सुनकर आपका भी दिल दहल जाएगा। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं दोस्तों। घमंडी अफसर बहू सीमा के घर पर पार्टी चल रही थी। कई सारे मेहमान आए हुए थे। उसमें शहर के बहुत सारे समृद्ध और प्रभावशाली लोग भी थे। पार्टी बहुत भव्य थी। सभी लोग सीमा की तारीफ कर रहे थे। आदमी बोलता है, मान गए सीमा मैम, क्या अरेंजमेंट किया है आपने? अरे मेहता जी, सीमा जी की पार्टी ऐसे ही होती है, लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। आप अब जो है अपनी तारीफ से घमंड में चूर। सीमा का अभिवादन सुनकर वो और उसके अंदर घमंड आ गया। तभी उसकी नजर अपनी सास सावित्री पर गई, जो दूर कोने में बैठे उसे देख रही थी। अपनी सास को देखकर सीमा का चेहरा तनमना गया। वो गुस्से में उसके पास गई और उसका हाथ खींचते हुए दूसरे कमरे में ले गई और चिल्लाकर बोली, अरे आप क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हैं? समझ में नहीं आता क्या? इतने बड़े बड़े लोग पार्टी में आए हुए हैं। मैंने कहा था ना कि आप घर से बाहर मत निकलना, और बाहर आई भी तो इस घटिया साड़ी में। अरे आपकी इज्जत तो 2 कौड़ी की है, लेकिन मेरी तो है ना। देखिए, बेशर्मी छोड़िए, नहीं तो कहीं और चले जाइए। मेरी छाती पर मूंग मत दलिए। शराब के नशे में सीमा ने सावित्री को खूब खरी खोटी सुनाई। सावित्री चुपचाप अपनी बहू की जहर भरी बातों को सुनती रही और आंसू बहाती रही। सावित्री, ऐसा समय भी रंग दिखाएगा पता नहीं था। घमंड किसी का नहीं रहता, वो तो आता ही है नाश को लेकर, लेकिन फिर भी लोग पता नहीं क्यों घमंड करते हैं। ये सोचते हुए वो पुराने दिनों में खो गई। बीती हुए समय में आइए देखते हैं क्या सोचती है सावित्री बहन। घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। सड़कों पर मरघट सा सन्नाटा पसरा था। कुत्ते कभी भौंकते, कभी बिल्कुल खामोश हो जाते। घरों की लाइट ऑफ थी और लोग गहरी नींद में सो रहे थे। लेकिन नारायणपुर के छोटी सी झोपड़ी से रोशनी बाहर आ रही थी। 65 साल की सावित्री मशीन पर बैठे कपड़े सी रही थी। सावित्री, अभी भी काफी समय बाकी है। कल दोपहर तक मुझे ये सूट किसी भी हालत में रागिनी मेम साहब को देना है। सावित्री की बूढ़ी आंखों में नींद थी। उसके हाथ थक भी रहे थे, लेकिन उसने कहाँ रुकना था। उसने जो काम ले रखा था। हालांकि कुछ देर बाद नींद उस पर ज्यादा हावी होने लगी तो उठ कर गई और अपनी आंखों पर पानी की छींटे मारने लगी। यह देख उसकी बहू सीमा, जो सावित्री के पास ही बैठी पढ़ाई कर रही थी, उसने कहा, सीमा माँ जी, आप थोड़ी देर आराम कर लेती। मैं देख रही हूँ कि आपको नींद आ रही है। सावित्री, नहीं नहीं बहू, मुझे नींद नहीं आ रही है। मुझे यह काम कल तक खत्म करना है। देख, तू परेशान मत हो और तू अपनी पढ़ाई कर। तेरी परीक्षा नजदीक है ना। तेरी तैयारी तो सही हो रही है ना? सीमा, हाँ माँ जी, तैयारी हो रही है। अब देखिए परीक्षा का रिजल्ट कैसा आता है। वैसे भी मैंने सब तैयार कर लिया है। सावित्री, क्या तैयार कर लिया है और क्या तय कर लिया है? सीमा, यही कि अगर इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं आगे परीक्षा नहीं दूंगी। मैं आपके काम में हाथ बटाऊंगी। दोस्तों, उसकी बातों को सुनकर सावित्री ने उसके मुंह पर उंगली रखी और कहा, बहू, ऐसा भूलकर भी मत कहना। क्यों नहीं होगा तेरा? क्यों नहीं होगा? और तू परीक्षा कैसे नहीं पास कर पाएगी? जरूर करेगी, मेरा आशीर्वाद है। अरे इतनी मेहनत करती है तू। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। सावित्री अपनी बहू सीमा को सगी माँ की तरह प्यार करती थी। 1 साल पहले की बात है। फ्लैशबैक में दोस्तों हम चलेंगे। सीमा अपने पति राजेश और सावित्री के साथ एक रिश्तेदार की शादी में ट्रेन से जा रही थी। सीमा, अगर सही समय पर रिजर्वेशन नहीं मिला होता तो भारी मुसीबत हो जाती। सावित्री, बहू, वो लिट्टी रखी थी ना तूने? सीमा, हाँ माँ जी, रख ली थी।
ट्रेन अपने गति से चलती जा रही थी। उनको शादी में संबलपुर जाना था, लेकिन संबलपुर पहुंचने के 1 घंटे पहले ट्रेन का भयानक एक्सीडेंट हो गया। हर ओर चीख पुकार मची थी। एक्सीडेंट में कई लोग मारे गए। राजेश भी काल के समुद्र में समा गया। सावित्री और सीमा भी इस एक्सीडेंट में घायल हो गए थे, लेकिन सीमा और सावित्री को इस दुर्घटना ने ऐसा जख्म दिया था जिसका दर्द वो ताउम्र नहीं भुला सकते थे। सीमा: अरे कई लोग मर गए तो फिर मुझे क्यों जिंदा छोड़ दिया भगवान? अपने पास क्यों नहीं बुलाया? राजेश के बिना मैं कैसे जीऊंगी? सावित्री कहती है, हिम्मत रख बहू, हिम्मत रख। होनी को कौन मिटा सकता है? अपने इकलौते बेटे की असमय हुई मौत ने सावित्री को तोड़ दिया था। सीमा की भी जीने की इच्छा खत्म हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद जीना तो था ही। सावित्री: बहू, पता है जीवन का सत्य क्या है? यह रुकता ही नहीं है। जब तक हम संसार में रहेंगे तो चलना ही पड़ेगा। सीमा: लेकिन माँ जी, कैसे चलेंगे? सहारा तो चला गया, अब जीने की इच्छा ही नहीं रही। सावित्री: बहू, राजेश का जाना सच में अंतहीन पीड़ा वाला है, लेकिन जीना तो पड़ेगा ही, क्योंकि वो जहाँ भी है, अगर हमें दुख में देखेगा तो क्या वो खुश रह पाएगा? हमें उसके लिए जीना होगा। सीमा: लेकिन माँ जी, कैसे होगा सब कुछ? राजेश की कमाई से ही तो घर चलता था। आप कहाँ से आएंगे पैसे? कैसे चलेगा घर का चूल्हा? कैसे किराया दिया जाएगा? और कैसे सारी चीजें संभलेंगी? सावित्री: बहू, शादी के बाद तेरी पढ़ाई अधूरी रह गई थी। तू पढ़, खूब पढ़, और उसके बाद अपनी मंजिल खुद तय कर। और जहाँ तक बात रही घर को संभालने की, तो वो मैं संभाल लूंगी। राजेश के पिता तो अब राजेश 6 साल का था तभी गुजर गए थे, लेकिन मैंने हिम्मत का साथ नहीं छोड़ा। सिलाई का काम शुरू किया और उसी से ही तो उसकी पूरी पढ़ाई करवाई। आज एक बार फिर मैं वही करूंगी, इस बार अपनी बहू के लिए। उसकी बात को सुनकर सीमा ने कहा, माँ, क्या ये अच्छा लगेगा कि आप इस उम्र में काम करेंगी? नहीं नहीं, सिलाई कढ़ाई मैं कर लिया करूंगी, मैं संभाल लूंगी घर। सावित्री: नहीं बहू, मैं इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ, अभी मुझ में दम बाकी है। मैं तुम्हारा और अपने आप का दोनों का ध्यान रख सकती हूँ। बस मन लगाकर तू अपनी पढ़ाई पूरी कर और नौकरी की तैयारी कर। सावित्री सिलाई का काम करने लगी और सीमा ने अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरा किया। उसकी कॉलेज की फीस, किताबें, कॉपियां, नोट्स, घर का खर्चा चलाना, सब कुछ सावित्री के कंधों पर था, इसलिए वो खूब मेहनत करती थी। धीरे धीरे सावित्री की मेहनत और सीमा की लगन के कारण उसने एमए की परीक्षा फर्स्ट क्लास में पास की। सीमा: ये सब आपका आशीर्वाद है माँ, नहीं तो मैं हिम्मत ही नहीं जुटा सकती थी। सावित्री: अरे मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है बहू, लेकिन मेरे आशीर्वाद से ज्यादा तेरे कठिन परिश्रम ने तेरा साथ दिया है और तूने रंग दिखाया है। सीमा: माँ जी, कठिन परिश्रम तो आपने किया है मेरे लिए। पढ़ाई पूरी करने के बाद सीमा नौकरी के लिए परीक्षा देने लगी, लेकिन हर बार 1 या 2 नंबर से उसका सिलेक्शन छूट जाता था। एक बार तो वो इंटरव्यू तक पहुंच गई थी, लेकिन फाइनल में उसका नहीं हुआ। इसलिए सीमा थोड़ी परेशान और हताश सी हो गई थी। अब वो और परीक्षा नहीं देना चाहती थी, क्योंकि परीक्षा के फॉर्म भी तो महंगे आते थे। सावित्री: जब मैं हूँ तो फिर चिंता किस बात की बहू, तुझे बस अपनी मंजिल पानी। दोस्तों, आप सुन रहे हैं एक कहानी घमंडी बहू की। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कैसे सीमा ने कठिन परिश्रम के साथ एक नौकरी पाई और अपनी माँ जी के लिए उसने क्या किया। और अब कहानी यहाँ तक पहुँच चुकी है कि सीमा जो है फ्लैशबैक में इसकी कहानी चल रही है।
चलिए कहानी को आगे शुरू करते हैं। सीमा अब इंटरव्यू तक भी पहुंच गई थी, लेकिन फाइनल में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसलिए सीमा थोड़ा परेशान और हताश सी हो गई थी और वो अब और परीक्षा नहीं देना चाहती थी, क्योंकि परीक्षा के फॉर्म भी तो महंगे आते थे। सावित्री, जब मैं हूँ तो फिर चिंता किस बात की बहू, तुझे बस अपनी मंजिल पानी है, हौसला नहीं छोड़ना है, क्योंकि हौसले को जिसने छोड़ा मंजिल खुद ब खुद उसकी नजरों से ओझल हो जाती है। आखिरकार सावित्री के विश्वास और सीमा की मेहनत का फल कुछ इंतजार के बाद मिला। सीमा का सिलेक्शन सरकारी ऑफिसर के पद पर हो गया। उस दिन तो सावित्री सीमा को पकड़कर इतना रोई कि सीमा को कहना पड़ा, माँ जी, अब तो हमारे दुख के दिन खत्म हो गए, आपकी तपस्या का फल आपको मिल गया। फिर आपकी आंखों में इतने सारे आंसू क्यों? सावित्री, ये आंसू जमा थे बहू, ये आंसू बहुत दिन से जमा थे, ये सब्र के आंसू हैं, और जब सब्र में खुशी मिल जाती है ना, तो फिर ये आंखों के पोरे के बांध को तोड़कर उतारू हो जाते हैं। और आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। ऐसा लगा कि सावित्री और सीमा की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन जिंदगी एक और अध्याय लेकर सावित्री के सामने खड़ी होने वाली थी। जिस बहू के लिए उसने दिन रात मेहनत की, दिन रात की परवाह न किए बिना वो इतनी मेहनत करती थी कि अब वही बहू बदल गई है। घमंड उसमें फूट फूट कर भर गया है। अफसर की नौकरी के आगे वो किसी को कुछ नहीं समझती। ऑफिस में भी लोगों से बदतमीजी से बात करती थी। काम के बदले घूस भी मांगती और नहीं देने पर उन पर अपना रौब जमाती थी। एक दिन की बात है, सीमा ऑफिस में बैठी है और वो किसी औरत को डांट रही है। सीमा, अरे दिमाग खा गई हो तुम मेरा, दूर हटो मुझसे। कहाँ कहाँ से लोग चले आते हैं। औरत, आप गुस्सा क्यों होती हैं मैम? मैं तो अपने हक के पैसे मांग रही हूँ। वो भी मैं नहीं मांगती, लेकिन क्या करूँ, अगर वो पैसे नहीं मिले तो हमारा परिवार बिखर जाएगा। मेरा इकलौता बेटा रेल दुर्घटना में मारा गया। वो अकेला कमाने वाला था मेरे परिवार में। सोचा मुआवजे से जो पैसे मिलेंगे उससे एक सिलाई मशीन खरीदूंगी और अपने परिवार का पेट पाल लूंगी। मेरे मुआवजे के पैसे के लिए भी आपको पैसे चाहिए। मैं कहाँ से दूंगी पैसे? मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। ये कहकर वो औरत रोने लगी। उसकी गर्भवती बहू जो वहां खड़ी थी वो अपनी सास को चुप कराने लगी। अपने सामने ये दृश्य देखकर सीमा अपने पिछले दिनों में पहुंच गई। सावित्री का चेहरा उसके आंखों के आगे घूमने लगा। उसे उसकी तपस्या याद आने लगी। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू का सैलाब निकल पड़ा। सीमा, आज मैं जो कुछ भी हूँ सब माँ जी के कारण हूँ, और जब मुझे ये सब मिल गया तो देखो कैसे घमंड ने मुझे अपने दलदल में फंसा लिया। माँ जी को नीचा दिखाया, जरूरतमंदों को नीचा दिखाने लगी। ये सब क्यों करने लगी मैं? क्यों? मुझसे गलती हुई है, भारी गलती हुई है। मुझे ये गलती सुधारनी है। सीमा ने उसके मुआवजे की फाइल तुरंत पास कर दी और ऑफिस से अपने घर को निकल गई। घर पहुंची तो वो सीधा अपने सास के कमरे में गई। उसकी सास लेटी हुई थी। उसने उसके पांव पकड़ लिए और उनसे माफी मांगने लगी। सीमा, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। पता नहीं मुझे किस बात का घमंड हो गया था। अरे सब कुछ तो आपका दिया है, आपके चलते लोग मुझे जानते हैं, लेकिन मैं ये भूल कर खुद को ही सब कुछ समझने लगी। मुझे माफ कर दीजिए माँ, प्लीज माफ कर दीजिए। सीमा अपनी सास के पांव पकड़कर रोए जा रही थी, लेकिन सावित्री तो अचेत सी पड़ी थी और वो घमंड की दुनिया को छोड़कर कहीं दूर जा चुकी थी। सीमा को जब अपनी सास के गुजरने का पता लगा तो वो रोकर उसका हाल बेहाल हो गया। वो बार बार खुद को कोसने लगी, लेकिन अब क्या होता है। हालांकि अब उसे जीवन की सबसे बड़ी सीख मिल गई थी
कि घमंड से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, हमें या हमारे ऊपर जिसने उपकार किया है, हम किसी भी हालत में पहुंच जाए, कितने भी बड़े हो जाए, हमें अपने उपकारों को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। मिलेंगे एक नई कहानी में, एक नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।